तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियरिज्म, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के मुतालिक, जहां हमने ये बोला ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो इमर्ज हुई है ये हुई है जर्मनी में इमर्ज। ये किसके रिएक्शन में आया? स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में, जब विलियम वेंडिट ने स्ट्रक्चरलिज्म लाया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमें कहती है हमें फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। जो हम कंपोजिशन ऑफ माइंड देखेंगे, जो हम फंक्शन ऑफ माइंड देखेंगे, उससे बेहतर ये है हम क्या देखें, हम ये देखें व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, जब हम दुनिया की चीज़ों की तरफ देखते हैं, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। तो इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बाद अनदर स्कूल जो वजूद में आया वो है बेटा बिहेवियरिज्म। हम कहते हैं अराउंड 1910 जॉन वाटसन जो था उसने बेटा ये एरिया ही रिजेक्ट किया। कौन सा एरिया? माइंड एंड कॉन्शियसनेस जो है, दीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी। वो बेटा हाईली इन्फ्लुएंस हुआ था किससे? इवान पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग से। इसीलिए वाटसन ने क्या कहा? माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैनॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। जो हमारा माइंड है ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, और जो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ये सब्जेक्टिव है, जिसको हम वेरीफाई नहीं करते हैं अनदर ऑब्जर्वर से। इसीलिए इसने क्या बोला? साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। साइंटिफिक साइकोलॉजी को किस पे बेटा काम करना है? ऑब्जर्वेबल क्या है, वेरीफाइबल क्या है। इसीलिए ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? स्टडी ऑफ बिहेवियर और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, या जब हम स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देते हैं, विच कैन बी मेजर्ड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, जिसको हम मेजर करते हैं और स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिवली। Behaviorism of Watson was further developed by many influential psychologists who are known as behaviorists। तो वाटसन के बाद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसके एरिया को सपोर्ट किया, उनको हम बोलते हैं बिहेवियरिस्ट। जैसे B.F. सिकनर था जिसने वाटसन के एरिया को सपोर्ट किया। हम कहते हैं बेटा इस स्कूल के बाद और एक स्कूल आया साइको एनालिसिस, जिस स्कूल को बेटा किसने लाया? सिगमंड फ्रॉइड ने। जो बेटा क्या कहता था? ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज ए डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड देयर ग्रेटिफिकेशन। ह्यूमन बिहेवियर जो है बेटा इसका मतलब क्या है? अनकॉन्शियस डिजायर्स, ऐसे डिजायर्स जो पूरे नहीं होते हैं। हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम कैसे होती है? बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स, बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटिफाइड, दे आर नॉट सप्रेस्ड। हम कहते हैं ये जो सिगमंड फ्रॉइड था इसने पूरे वर्ल्ड को शू किया जब इसने अपना एरिया दिया कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है? डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड conflicts। He founded psychoanalysis as a system to understand and cure psychological disorders। इसीलिए बेटा इसने टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की? साइको एनालिसिस की, मतलब हमें साइकी की स्टडी करनी है। और बेटा इसने क्या बताया? साइको एनालिसिस viewed human beings as motivated by unconscious desires for gratification of pleasure seeking and often sexual desires। तो हम कहते हैं बेटा इसने क्या कहा? साइको एनालिसिस में हम देखते हैं कि एक पर्सन के कौन से ऐसे अनकॉन्शियस डिजायर्स है जो सप्रेस हुए हैं, जो ग्रेटिफाई हुए हैं, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम हुई है। हम कहते हैं मगर ये जो साइको एनालिसिस है इसको बेटा रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड अनकॉन्शियस डिजायर्स को हमें देखना है, हमें बच्चे का हर कोई डिजायर पूरा करना है।
तो बेटा अगर हम बच्चे का हर कोई डिज़ायर पूरा करेंगे, वो 9 साल 10 साल की उम्र में कहेगा मुझे शादी करनी है, मुझे स्मोकिंग करनी है, या मुझे सेक्सुअल डिज़ायर मेरा फुलफिल करना है। इसीलिए बेटा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने इसके व्यू को रिजेक्ट किया। जैसे इसकी अपनी बेटी एनी फ्रॉड, वो कहती है बेटा साइको एनालिसिस वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6। जो बच्चे 6 साल के हैं उनके लिए साइको एनालिसिस अच्छी टेक्निक नहीं है, उनको किसी अच्छे और मेथड से सर्व किया जा सकता है। और उसी ने बेटा पहली बार आइडेंटिफाई किए क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट द ईगो यूज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी। जो हमारा ईगो इस्तेमाल करता है एंजाइटी से बचने के लिए। बेटा ये वो ईगो नहीं है जिसको हम कहते हैं डोंट शो मी योर ईगो, आई हैव एनफ ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड माइंड के दो एस्पेक्ट्स थे, डायनामिक एस्पेक्ट एंड टोपोग्राफिक एस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड डायनेमिक एस्पेक्ट जो है बेटा, इसके अंदर ईद ईगो एंड सुपर ईगो 3 हिस्से आते हैं, और टोपोग्राफिक एस्पेक्ट के अंदर भी 3 हिस्से आते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो बेटा ये हमें लेटर ऑन स्टडी करना है। While Sigmund Freud describes a number of defensive mechanisms, it was his daughter Annie Freud who provided the clearest and most comprehensive look at mechanism of defense in her book The Ego and Mechanism of Defense 1936। तो बेटा अपनी ही बेटी ने, इसकी बेटी ने, खुद की बेटी ने इसके एरियाज को रिजेक्ट किया और उसने हमें ऐसे मेथड्स बताए जिनसे हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉरल जंग, ये भी बेटा एक साइकोलॉजिस्ट है, जिसने क्या कहा, जिसने कहा ह्यूमन साइकी वाज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, द ईगो, द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब जंग क्या बोलता है, ईगो रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियस माइंड को, और पर्सनल अनकॉन्शियस का मतलब है मेमोरीज इंक्लूडिंग दोज दैट हैव बीन सप्रेस्ड। मतलब पर्सनल अनकॉन्शियस में वो मेमोरीज आती है जो बेटा अनकॉन्शियस हो जाती है, जो बेटा सप्रेस हो जाती है। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ए यूनिक कंपोनेंट इन दैट जंग बिलीव्ड दैट दिस पार्ट ऑफ द साइकी सर्व्ड एज ए फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस। और ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है ये यूनिक है। जंग क्या बिलीव करता है, ये साइकी का पार्ट है जिससे साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस होती है। इट कंटेनड ऑल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन शेयर एज स्पीशीज। इसके अंदर वो सारी नॉलेज आती है जो ह्यूमन शेयर करते हैं एज ए स्पीशीज। उसके बाद आया बेटा इरिक इरिक्सन, उसने हमें क्या बोला, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सिंपली ऑन अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, हिज psychosociological theory looks at how social influence contribute to our personality throughout our entire life span। तो कैसे बेटा हमारी सोशल इंटरेक्शन हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा उसके बाद साइको एनालिसिस के बाद कुछ ह्यूमनिस्ट आए जिन्होंने बेटा और एक पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी में लाया जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। और वो क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमनिस्ट सच एज कॉरल रॉजर्स एंड इब्राहिम मास्लो emphasized the free will of human being and their natural striving to grow and unfold their inner पोटेंशियल। वो बिलीव करते थे ह्यूमंस को फ्री छोड़ना है, फ्री विल, और ह्यूमंस को ग्रो करना है अकॉर्डिंग टू नेचुरल कैपेसिटी। इससे क्या होगा, इससे बेटा उनकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 1। अब हम बेटा उठाएंगे लेसन नंबर 2।